बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अ, आज हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स एंड फंक्शंस एंड प्लांट्स। ये चैप्टर नंबर 10 है, जो फर्स्ट ईयर में आपका इंक्लूड है। देखिए, इसमें हमारे पास हम इसके में मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स में न्यूट्रंस का ज़िक्र करेंगे और वो न्यूट्रंस किस किस फंक्शंस में रोल प्ले करते हैं, मतलब प्लांट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ अ न्यूट्रंट। ये न्यूट्रंट क्या है, ये क्या चीज़ है? तो हमारे पास न्यूट्रंट एक ऐसा सब्सटेंस जो प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड हो और जो प्लांट्स को एनर्जी मतलब प्लांट्स उसको यूज़ करता हो अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए, मतलब वो सब्सटेंस which is necessary for metabolism, मतलब न्यूट्रंट वो सब्सटेंस कहलाता है और ये न्यूट्रंट कहलाता है। अच्छा, इसी तरह एक और टर्म इस्तेमाल हुआ है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमारे पास इसका मतलब है जो न्यूट्रंट्स प्लांट यूटिलाइज करता है और उसकी यूटिलाइजेशन से जो एनर्जी रिलीज़ होती है, वो एनर्जी प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए और जो टिश्यूज़ है उसकी रिपेयर के लिए इस्तेमाल करता है। तो न्यूट्रंट्स कहते हैं, सॉरी न्यूट्रिशन, it is called as utilization of nutrients, it is called as a nutrition। और जब न्यूट्रंट्स प्लांट यूटिलाइज करता है तो विच इज़ यूज्ड, उससे एनर्जी हासिल होती है। वो एनर्जी प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन के लिए प्लांट्स इस्तेमाल करता है। तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रंट्स को न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखिए, ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्लांट्स जितने भी न्यूट्रंट्स होते हैं वो ज़्यादातर मोस्टली ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से? सॉइल से एब्जॉर्ब करता है डिज़ोल्व फॉर्म में, और कुछ न्यूट्रंट्स गैसेस के फॉर्म में, मतलब जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन सप्लाई करते हैं, तो वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से। तो कुछ गैसेस गैसियस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है और कुछ न्यूट्रंट्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व फॉर्म में, जो मिनरल्स होते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, अब देखिए, न्यूट्रंट्स जो है ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बुनियाद पे दो टाइप्स के होते हैं? मतलब रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। रिक्वायरमेंट का मतलब है कि प्लांट्स के लिए इसका अमाउंट कितना चाहिए। तो अगर न्यूट्रंट्स प्लांट्स ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, तो जो न्यूट्रंट प्लांट ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करता है तो उसको मैक्रो न्यूट्रंट कहते हैं। एक ये कैटेगरी है। और दूसरा, जो जिसकी रिक्वायरमेंट प्लांट के लिए स्मॉल अमाउंट में होती है, मतलब वो स्मॉल अमाउंट में परसेंटेज उसकी स्मॉल अमाउंट में एब्जॉर्ब होती है, तो वो माइक्रो न्यूट्रंट्स कहलाती है। ठीक है, अब जो मैक्रो न्यूट्रंट्स है ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसकी सिर्फ नेम आपके सामने लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर कार्बन है, हाइड्रोजन है,
ऑक्सीजन है। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, पोटाशियम। इसी तरह हमारे पास वो है कैल्शियम है। मतलब ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रंट्स है, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फ़र भी है इसमें। फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फ़र, ये हमारे पास माइक्रो न्यूट्रंट्स हैं। अच्छा, इसी तरह माइक्रो न्यूट्रंट्स जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसमें हमारे पास है आयरन है, क्लोरीन है, आयरन, क्लोरीन और कॉपर, मैंगनीज़ वगैरह। इसी तरह जिंक, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट और सोडियम, ये हमारे पास माइक्रो न्यूट्रंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रंट्स है। इसकी मतलब अमाउंट मैक्रो की ज़्यादा चाहिए होती है प्लांट्स को और माइक्रो की कम चाहिए होती है। अब इसके जो फंक्शंस है मतलब प्लांट्स में, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। तो उसके फंक्शन की तरफ आते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, हमारे पास ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और मोस्ट प्रॉबेबली उसके साथ जो नाइट्रोजन है, उसके क्या क्या फंक्शन है। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर हम देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह, और इवन जो न्यूक्लिक एसिड है जिसमें हमारे पास डीएनए, आरएनए वगैरह आते हैं, ये हमारे पास इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह ये जो नाइट्रोजन है, अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो है इसके मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, नाइट्रोजन डीएनए और आरएनए के जो मतलब क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, न्यूक्लियोटाइड्स, उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसमें बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह नाइट्रोजन प्रोटीन्स का भी कंपोनेंट है। इसी तरह नाइट्रोजन क्लोरोफिल का भी कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये कुछ इसके फंक्शन है। वाइटामिन्स में भी नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है, और बाज़ को एंजाइम्स, मतलब ये जो कोएंजाइम NAD और NADPH2 है और FAD E1, उसमें भी नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है। तो ये नाइट्रोजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पे एग्जिस्ट करता है, और प्लांट्स नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। NH2, NH4 और फिर NH4 एमोनियम आयन जो होता है वो कन्वर्ट होता है NO2 में। वो जो सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, और फिर वो NO3 में नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये NO3 में मतलब मोस्टली एब्जॉर्ब होता है। NO3 एक्चुअली नाइट्रेट फॉर्म है, ये NO3 फॉर्म में, NO3
नाइट्रेट्स फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं और जो एलिमेंट्स हैं, लाइक पोटाशियम है। पोटाशियम जो होता है ये मुख्तलिफ़ किस्म के रोल प्ले करता है। पोटाशियम जो है इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं, और इसका एक फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। उसमें आगे एक टॉपिक आ रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटल ओपनिंग में पोटाशियम रोल प्ले करता है। इसी तरह ये एपिकल स्टेम मेरिस्टेम जिसको कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, ये टॉपिक भी आएगा। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है उसकी ग्रोथ में, मतलब जो टिप ऑफ स्टेम है उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। उसमें एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ऑक्सिन। मतलब उस ऑक्सिन की वजह से भी ये ग्रोथ करता है, ये मेन जो टिप ऑफ स्टेम है। और पोटाशियम आयंस की वजह से भी, मतलब उसका प्लांट का मेन स्टेम वर्टिकल ग्रोथ करता है ये। इसी तरह पोटाशियम जो होता है ये हमारे पास एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम भी है। एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम भी है, मतलब बाज़ एंजाइम्स को एक्टिवेट भी करता है। और इसके अलावा ये प्लांट्स में जो रूट्स, जो सेकेंडरी रूट्स निकलते हैं मेन रूट से, उसकी ग्रोथ में भी इन्वॉल्व है। और ये एडिबल सीड में भी होता है, एडिबल सीड का भी कंपोनेंट है। तो पोटाशियम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो प्लांट्स में एज अ, मतलब इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पे एग्जिस्ट करता है। और ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है मतलब सॉल्युबल फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में, मतलब एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह फिर हमारे पास कैल्शियम है। कैल्शियम आपने पढ़ा भी होगा, अगर फर्स्ट चैप्टर आपको याद हो तो। प्लांट्स के सेल वॉल में कैल्शियम एग्जिस्ट करता है, जिस तरह हमने सेकेंडरी सेल वॉल में कैल्शियम एग्जिस्ट करता है। और इवन मिडल लेमेला में भी बाज़ वुडी प्लांट्स में कैल्शियम पेक्टिनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इट इज़ एक्चुअली द कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल का कंपोनेंट है। और इसकी वजह से ये भी याद रखिएगा कि एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेशन करता है, मतलब सेल की कम्युनिकेशन ये एज अ सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पे काम करता है कैल्शियम। और दूसरी बात, कैल्शियम जो होता है ये सेल को परमिएबल भी बनाता है, मतलब ये परमिएबिलिटी जो है सेल की बिकॉज ऑफ द कैल्शियम आयन की वजह से होती है। तो कैल्शियम जो होता है तो ये बहुत अहम रोल प्ले करता है प्लांट्स में एज अ, इस तरह ये कैल्शियम जो होता है ये रूट को भी डेवलप करता है और सेल को भी एलोंगेट करता है। रूट की डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व है और सेल की एलोंगेशन में भी इन्वॉल्व है। सेल को एलोंगेट भी करते हैं, मतलब ग्रोथ में रोल प्ले करता है। तो ये हमारे पास कैल्शियम का रोल हो गया। इसी तरह अगर हम देखें फास्फोरस को, तो नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पे एग्जिस्ट करता है। और फास्फोरस जो है ये न्यूक्लिक एसिड का कंस्टिट्यूएंट है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए में एग्जिस्ट करता है। इस तरह ये फास्फोलिपिड्स का कंपोनेंट है, फास्फोलिपिड्स का। और इसी तरह ये कोएंजाइम एनएडी और एफएडी में भी एग्जिस्ट करता है। एनएडी एफएडी में एग्जिस्ट करता है। और फास्फोरस जो होता है ये रूट और मतलब ये फ्रूट की राइपनिंग में भी रोल प्ले करता है और रूट की ग्रोथ में भी इन्वॉल्व है। प्लांट्स में रूट ग्रोथ में भी इन्वॉल्व है फास्फोरस। और इसके और भी बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन हैं। मिसाल के तौर पर ये प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, और मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स में और कार्बोहाइड्रेट्स में भी रोल प्ले करता है।
क्योंकि ये फास्फोरस एटीपी में एग्जिस्ट करता है ना, तो एटीपी जो होता है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। तो ये फास्फोरस की कुछ बातें हो गई हमारे पास। इसी तरह अगर हम देखें नेक्स्ट उसकी तरफ आ जाएं, ये जो मैग्नीशियम और सल्फ़र है, तो मैग्नीशियम और सल्फ़र, मैग्नीशियम का अगर आप याद रखें तो मैग्नीशियम हमारे पास क्लोरोफिल का कंस्टिट्यूएंट है। क्लोरोफिल का जो पोरफायरिन पार्ट है, अगर आपको याद है, तो वो जो 4 पायरोल रिंग है उसके सेंटर में मैग्नीशियम एग्जिस्ट करता है। तो क्लोरोफिल का कंपोनेंट एज ए मैग्नीशियम के तौर पे एग्जिस्ट करता है। और मैग्नीशियम जो होता है ये एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम भी है, मतलब एंजाइम्स का को फैक्टर के तौर पे काम करता है, एज अ को फैक्टर फॉर एंजाइम। ये आपने याद रखा। इसी तरह सल्फ़र हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो सल्फ़र जो होता है ये न्यूक्लिक एसिड का, प्रोटीन्स का और को एंजाइम्स ए में एग्जिस्ट करता है। ये भी न्यूक्लिक एसिड में एग्जिस्ट करता है, प्रोटीन में एग्जिस्ट करता है, और वो जो को एंजाइम ए है ये उसमें भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट मैक्रो एलिमेंट्स हो गए, ये आपने इस लिहाज से याद रखना है। इसी तरह कुछ हमारे पास माइक्रो एलिमेंट्स है जिस जो कैटेगरी में डिफरेंट आते हैं। हमारे पास जो आयरन है, आयरन जो है ये पॉइंट याद रखिएगा कि आयरन बज़ाते ख़ुद क्लोरोफिल और साइटोक्रोम का कंपोनेंट नहीं है, लेकिन उसकी सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। मतलब आयरन के बगैर क्लोरोफिल नहीं बन सकता। अगर फॉर एग्जांपल आयरन की डिफिशिएंसी प्लांट्स में आ रहे हैं तो दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल एंड साइटोक्रोम, ये उसमें रोल प्ले करता है। इस तरह हमारे पास क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन नेक्स्ट एलिमेंट है क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है ये हमारे पास प्लांट्स में ऑस्मोसिस में रोल प्ले करता है। प्लांट्स में जो ऑस्मोसिस होती है वो क्लोरीन की वजह से होती है, जिसकी वजह से आयोनिक बैलेंस रहता है प्लांट्स में। सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर जो होती है वो ऑस्मोसिस की जरूरत होती है। इसी तरह कॉपर, मैंगनीज, जिंक वगैरह ये जो है ये एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम है। कॉपर, मैंगनीज और जिंक ये एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम है, मतलब को फैक्टर ऑफ एंजाइम है। और मॉलिब्डेनम जो होता है इसका रोल जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। मॉलिब्डेनम जो है इसका रोल जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। दे हैव अ रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये पॉइंट याद रखिएगा। और जो कोबाल्ट होता है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उसके लिए चाहिए होता है। कोबाल्ट जो होता है दे आर नीडेड फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कोबाल्ट है ये हमारे पास दे आर रिक्वायर्ड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, दे आर रिक्वायर्ड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन फिक्सिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए चाहिए, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया के लिए। और सोडियम जो होता है, सोडियम ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो इसकी वजह से भी आयोनिक बैलेंस रहता है। सोडियम जो होता है ये भी क्या करता है, इसकी वजह से भी प्लांट ऑस्मोसिस करता है और आयोनिक बैलेंस ये रहती है, ठीक है, सोडियम आयंस की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अहम रोल प्ले करता है। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा कि इसमें से कुछ बातें इसमें आपने याद रखना है। देखिए,
अगर किसी एलिमेंट्स की डिफिशेंसी हो जाए तो उसका इफ़ेक्ट प्लांट के ऊपर डायरेक्टली होता है। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और मैग्नीशियम इसकी डिफिशेंसी आ जाए तो प्लांट में अमूमन तौर पर देखिए, ये पॉइंट याद रखिएगा, डिफिशेंसी अगर उसकी आ जाए नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटाशियम की और मैग्नीशियम की, तो उसकी वजह से प्लांट में एक कंडीशन काज हो जाएगा जिसका नाम है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्लोरोसिस वो कंडीशन है जिसमें प्लांट्स में क्लोरोफिल की सिंथेसिस वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से कलर ऑफ लीफ जो होता है वो येलो कलर हो जाएगा। ये मतलब क्लोरोसिस का ये मतलब नहीं है कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल, डिफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगा। और इसकी वजह से फिर प्लांट जो है बाज़ दफ़ा जो ओल्ड मेच्योर लीव होते हैं उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब उसमें नेक्रोसिस हो जाएगा, मतलब उसके टिश्यूज़ की डेथ हो जाएगी, ये काज हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बाज़ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, लाइक अगर मैंगनीज़ की डिफिशिएंसी आ जाए, मैंगनीज़ की, तो मैंगनीज़ की वजह से प्लांट की लीफ का मतलब जो कलरेशन होगी वो डिसकलरेशन हो जाएगी, मतलब उसका कलर चेंज हो जाएगा। इज़ अ देयर डिफिशिएंसी काज डिसकलरेशन ऑफ लीफ। ये कुछ एलिमेंट्स हैं। इसी तरह तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, ये पॉइंट याद रखिएगा कि अमूमन तौर पर जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम और मैग्नीशियम एलिमेंट्स हैं ये मोबाइल एलिमेंट्स हैं। मोबाइल एलिमेंट्स का मतलब ये है ना कि मतलब अगर प्लांट्स में इसकी डिफिशिएंसी आ जाए तो ऐसा होता है कि ये एलिमेंट्स ओल्डर लीव में एग्जिस्ट करते हैं, मेच्योर लीव में। तो जो यंग लीव जैसे ही निकलते हैं ना, तो ये ओल्डर लीव से ये एलिमेंट्स यंग लीव की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो ओल्डर लीव में इसकी डिफिशिएंसी आ जाएगी। तो इसी वजह से क्लोरोसिस मैंने लिखा है कि ओल्डर मेच्योर लीव में इसकी डिफिशिएंसी आएगी। ये मोबाइल एलिमेंट्स है, तो मोबाइल एलिमेंट्स एक लीव से दूसरे लीव में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। दीज आर मोबाइल एलिमेंट्स। अगर सॉइल में डिफिशिएंसी आ जाए तो दे विल मूव, दीज एलिमेंट्स विल मूव फ्रॉम ओल्ड लीफ टू यंग लीफ, क्योंकि वो यंग लीफ निकलेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यंग लीफ में पहले डिफिशिएंसी नहीं आएगी, सबसे पहले मोबाइल एलिमेंट्स की, वो ओल्ड लीफ में आएगी। तो वो ओल्ड लीफ जो होंगे उसका कलरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है। नेक्स्ट उसमें हम फिर दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे।